हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं दृष्टि द विज़न की बुक से। और इससे पहले मैंने इसका 2 पार्ट डाल रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। मैंने दोनों पार्ट को प्लेलिस्ट पे क्रिएट कर दिया है। और इसके साथ ही कमेंट था कि प्लेलिस्ट नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने अब तक मैंने जितने भी वीडियोज़ अब तक अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, उन सारे के मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किए हुए हैं। चाहे वो लूसेंट जी के हो गए, चाहे वो EPFO का सिलेबस हो गया, चाहे RRB NTPC के सिलेबस हो गए, चाहे PCS का हो गया, चाहे करंट अफेयर के हो गए। हर जितने भी मैंने अब तक अपलोड किए हैं वो सारे के अलग अलग से मैंने प्लेलिस्ट को क्रिएट किया हुआ है। इससे पहले मैं करण चौधरी की बुक से EPFO के सिलेबस कवर कर रही थी, तो मैंने उसका जितने भी मैंने सब्जेक्ट डाले हैं, ऑडिटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, हर किसी का सब्जेक्ट के नेम वाइज मैंने क्रिएट किया हुआ है प्लेलिस्ट को। इसके साथ ही अब मैं दृष्टि द विज़न की बुक से कवर कर रही हूँ, तो मैंने इसका भी प्लेलिस्ट अलग से, और साथ में बुक का नाम भी मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे अब तक मैंने बायोलॉजी डाल रखा हुआ है इस बुक से, तो मैंने उसका प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। और अब मैं पॉलिटी डाल रही हूँ, तो मैंने आज ही इसका प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो जिनको नहीं मिला है, हो सकता है आप विजिट नहीं किए होंगे शायद प्लेलिस्ट पे, मे बी आप वहाँ विजिट नहीं कर सके होंगे, तो आप वहाँ जा कर के एक बार ज़रूर से चेक करिए। मैंने हर सब्जेक्ट का बहुत ईजिली आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेक्ट्रम मैंने डाल रखा है, उसका अलग से प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। करंट अफेयर मैंने जून 2020 से अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर को डाला हुआ है, उसके प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगे। और अगर GS पोर्शन को आप फिर से डिस्क्रिप्शन रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने लूसेंट GK भी मैंने डाल रखा है। और NCERT से ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने जो डाला हुआ है, उसका भी प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है। और 2017 की EPFO के जो एग्ज़ाम हुए थे, उसका पेपर मैंने डाला है, तो उसका भी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाने वाला है। तो सारी चीज़ों का प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप जा कर के देखिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ से। तो आज हम बात करेंगे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसका संविधान के भाग 8 में दिया हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसका प्रावधान आर्टिकल 239 से 241 तक है। अनुच्छेद 239 से 241 तक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। ऐसे क्षेत्र जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। इनका प्रशासन राष्ट्रपति एक प्रशासक के माध्यम से संचालित करता है। प्रशासकों के परिणाम में एक रूपता नहीं है। वर्तमान में दिल्ली, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, और शेष सभी में प्रशासक कहा जाता है। वर्तमान में पुडुचेरी और दिल्ली दो ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनके पास अपने विधानमंडल और अपनी सरकारें हैं। संसद ने 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239 क और 239 क ख शामिल करके इनमें दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किए हैं। ये संशोधन 1 फरवरी 1992 से लागू हुआ है, 1 फरवरी 1992 से। दिल्ली सरकार के मामले में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 10% है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेगा। दिल्ली की स्थिति इस संबंध में बिल्कुल राज्यों से अलग है, क्योंकि राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सभी मंत्री राष्ट्रपति उपराज्यपाल को छोड़ करके सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, उपराज्यपाल नहीं। आगे हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े जो प्रावधान है, वो आर्टिकल 124 से 147 संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में है। उच्च न्यायालय से जुड़े प्रावधान आर्टिकल 214 से 232 तक संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में दिया है। और अधीनस्थ न्यायालयों के प्रावधान आर्टिकल 233 से 237 तक संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में उल्लिखित है। आगे हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में जानने वाले हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। तो आधार पे अगर हम तुलना करें, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 124 के फर्स्ट में दिया हुआ है, और उच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 260 में दिया हुआ है, 216 में। न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होता है। वहीं उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होता है। न्यायाधीशों की अर्हताएं क्या होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए और उच्च न्यायालय के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए,
सबसे बड़ी बात। उसके बाद उच्च न्यायालय या फिर न्यायालयों में न्यूनतम 5 सालों तक न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय या फिर विभिन्न न्यायालयों में मिला करके न्यूनतम 10 साल अधिवक्ता रहा हो और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। वहीं उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की अर्हता होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए। भारतीय राज्य क्षेत्र में न्यूनतम 10 सालों तक न्यायिक पद पर रहा हो और उच्च न्यायालय या न्यायालयों में न्यूनतम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। शपथ ग्रहण की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में शपथ राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण दिलवाई जाती है शपथ, और उच्च न्यायालय में राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष की आयु तक और संसद विधि द्वारा कार्यकाल निर्धारित करती है। वहीं उच्च न्यायालय में 62 वर्ष की आयु तक। इसके बाद राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से कार्यकाल निर्धारित करता है। पद की रिक्ति के बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में त्यागपत्र, कार्यकाल समाप्ति या फिर महाभियोग के द्वारा पद पे रिक्त होता है कोई भी, और इसके बारे में जो प्रावधान है, जो उपबंध है, वो आर्टिकल 124 के 4th में दिया हुआ है। वही उच्च न्यायालय में पद की रिक्ति की बात करें तो या तो त्यागपत्र के द्वारा होता है, या कार्यकाल समाप्ति पे पद रिक्त हो जाते हैं, या फिर महाभियोग के द्वारा या स्थानांतरण के द्वारा होता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 222 यानी अनुच्छेद 222 में दिया हुआ है। मूल या आरंभिक अधिकारिता की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार बनाम राज्य सरकारें हैं, और उच्च न्यायालय में मूल अधिकार के प्रवर्तन से जुड़े मामले, अधीनस्थ न्यायालयों की विधि के सारवान प्रश्न वाले मामलों की व्याख्या, संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले होते हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय में 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद होंगे। भारत सरकार और राज्य सरकारें बनाम राज्य सरकारें, इसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 231 में दिया हुआ है। अपीलीय अधिकारिता के बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें हो सकती हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 132 में दिया हुआ है। सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें होती हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 133 में दिया हुआ है। आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलें होती हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 134 में दिया हुआ है। और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें होती हैं सर्वोच्च न्यायालय में, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 136 में है। वहीं उच्च न्यायालय मूलतः अपीलीय न्यायालय ही है, जो कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से संबंधित मामले सुनाता है। अनुच्छेद 323 के क ख के अधीन स्थापित अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें होती हैं उच्च न्यायालय में, यानी इस मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें नहीं हो सकती हैं। रीट अधिकारिता के बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए रीट जारी कर सकते हैं। वहीं उच्च न्यायालय राज्यों की सीमाओं के भीतर मूल अधिकारों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी कर सकते हैं। अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 129 के तहत है अभिलेख न्यायालय, और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 215 के तहत है। अधीक्षण संबंधी अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक अधीक्षण अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण संबंधी अधिकारिता है, और उच्च न्यायालय में न्यायिक व प्रशासनिक अधीक्षण यानी सशस्त्र बल न्यायालय या अधिकरण अपवाद, इसके बारे में आर्टिकल 227 में चर्चा की गई है। उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश मामले में वरिष्ठता को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में आधार माना, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश व अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। नवनिर्मित रीति के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल यानी कॉलेजियम द्वारा आम सहमति के आधार पर दी गई सलाह के आधार पर राष्ट्रपति करता है। ऐसे न्यायालय जिनके निर्णय, आदेश और निर्देश स्थायी स्मृति से सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सके, अभिलेख का न्यायालय कहलाते हैं। ये न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकते हैं। अब एक नोट है, संविधान में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। आगे हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अन्य प्रावधान के बारे में। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय यानी जिसमें कि न्यायाधीशों की संख्या, उसमें संशोधन अधिनियम 2019 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति सहित अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। मूल संविधान में 7 अन्य न्यायाधीश व 1 मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है, जिसके बारे में आर्टिकल 124 के 4th में दिया हुआ है। महाभियोग हेतु प्रस्ताव लोकसभा में 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही अध्यक्ष या सभापति को दिया जा सकता है।
यदि अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो उसे 3 व्यक्तियों की सहमति गठित करनी होती है, जिनमें एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश, और दूसरा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, और तीसरा एक पारंगत विधिवेत्ता यानी जस्टिस ज्यूरिस्ट होना चाहिए। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश न तो कदाचार का दोषी है और न ही असमर्थ, तो ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि समिति उसे कदाचार का दोषी या असमर्थ पाती है तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति का रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है। दोनों सदनों में अलग अलग ये प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। इसके साथ ही इसके बाद दोनों सदन पारित किए गए प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का आदेश जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वी रामास्वामी से जुड़े मामलों में निर्धारित किया गया है कि न्यायाधीश के हटाए जाने की प्रक्रिया के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो भी ये संकल्प जो है वो व्यवगत नहीं होता है, लैप्स नहीं होता है। अभी तक के भारत के संवैधानिक इतिहास में किसी भी न्यायाधीश को उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में आगे हम बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक और संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है। ये देश के सभी सिविल और आपराधिक मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय भी है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलों की बात करें तो आर्टिकल 132 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि किसी भी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा है जो संविधान से संबद्ध विधि का सारवान प्रश्न यानी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाण देता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकेगी। ये मामला सिविल भी हो सकती है और आपराधिक यानी क्रिमिनल भी और अन्य भी मामला हो सकता है। तो आगे हम जानेंगे सलाहकारी अधिकारिता यानी एडवाइजरी जुडिशन के बारे में। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विवादों या विषयों पर अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। इसमें 2 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 143 के पहले के तहत पूछे गए प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने केरल शिक्षा अधिनियम 1958 से स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति को दी गई राय सम्मान के योग्य तो है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 143 के सेकंड में, जो कि अनुच्छेद 131 के परंतुक से संबंधित है, इसके तहत राष्ट्रपति ने अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। हालांकि अनुच्छेद 143 के सेकंड के तहत अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय मांगता है तो वह राय देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। न्यायिक पुनर्विलोकन की क्या शक्तियां हैं यानी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जैसे कि संसद किसी भी स्थिति में न तो कम कर सकती है और न ही छीन सकती है। आर्टिकल 13, 32, 132 और 133 में ये शक्ति निगमित होती है। अन्य शक्तियों और अधिकारिताओं के बारे में बात करें तो जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है, जिसके बारे में आर्टिकल 137 में दिया है, उन्हें पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन कहते हैं। ऐसी याचिका निर्णय के 30 दिनों के भीतर ही दायर की जा सकती है। उपचारात्मक याचिका या दोषाहारी याचिका यानी क्यूरेटिव पिटीशन, इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गया हो लेकिन पीड़ित पक्ष किसी अति गंभीर आधार पर उपचार का निवेदन करना चाहता हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवधिकारी होना, जिसके बारे में आर्टिकल 141 में दिया हुआ है। पूर्ण न्याय करने की क्या शक्ति है। पूर्ण न्याय करने की शक्ति के बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री या आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय या सुधारात्मक याचिका करने के लिए आवश्यक हो। इसके बारे में अनुच्छेद 142 में उपबंध है। मामलों का स्थानांतरण करने की शक्ति आर्टिकल 139 के क में दिया हुआ है। ये अनुच्छेद 42वें संविधान द्वारा संविधान में शामिल किया जाता है। आर्टिकल 139 का ये जो अनुच्छेद है वो 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 145 के थर्ड ये स्पष्ट करता है कि यदि किसी भी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो या अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विचार करने का प्रसंग हो तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। ध्यातव्य है कि 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ को संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है।
संविधान की व्याख्या शक्ति की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम और पूर्ण अधिकार होता है, जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 13, 132 और 133 से प्राप्त होता है। निर्वाचन विवाद से जुड़ी शक्ति क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटान करने की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास ही होता है। आगे हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 146 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। आर्टिकल 121 में ये स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। जब किसी न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही हो तो ऐसी बहस की जा सकती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 146 के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सके। अब उच्च न्यायालय से संबंधित अन्य प्रावधान के बारे में बात करेंगे हम। वर्तमान में भारत के कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कुल मिलाकर 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं। 25वें उच्च न्यायालय के रूप में तेलंगाना के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। आर्टिकल 231 द्वारा संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है और साथ ही चाहे तो किसी संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी को भी उससे जोड़ सकती है। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सवाल है, दिल्ली अकेला ऐसा क्षेत्र है जिसे अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय मिला हुआ है। आगे हम लोकहितवाद या जनहित याचिका के बारे में बात करेंगे, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन के बारे में। एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। लोकहित याचिका या फिर जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। जनहित याचिका की इस प्रणाली ने भारत के पूर्व प्रचलित यानी लोकस स्टैंडी, जो कि केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने का अधिकार के लिए अपील कर सकता है, उसको बदल दिया गया है। अब स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी, यानी न्यायालय द्वारा मीडिया रिपोर्टों, सोशल साइट्स एक्सेट्रा को आधार बना करके भी कार्यवाही की जा सकती है। पीएन भगवती, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के थे, उनको भारत में जनहित याचिकाओं का जनक माना जाता है। और न्यायिक सक्रियता क्या है, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका द्वारा अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देना होता है। आगे हम अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 235 में उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों, जिनमें जिला न्यायालय और उनसे नीचे के न्यायालय शामिल हैं, उस पर नियंत्रण की विस्तृत शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना, उनके स्थानांतरण, प्रोन्नति या निलंबन का आदेश देना, उनकी वरिष्ठता कम करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिशें देने जैसी शक्तियां शामिल हैं। उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 229 के तीसरे के तहत संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 220 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा भारत के किसी भी न्यायालय या फिर अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को शक्ति दी गई है कि वो न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति व सेवा शर्तें निर्धारित कर सके। अब आगे हम भारत के राज्य लोकसभा और राज्यसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और उच्च न्यायालय के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट है और 80 लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, लखनऊ में खंडपीठ है। महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा की सीट है और 48 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय बम्बई में है, नागपुर औरंगाबाद में खंडपीठ है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 16 राज्यसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में और 42 लोकसभा सीटें हैं। और उच्च न्यायालय कोलकाता में है पश्चिम बंगाल का। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है, जिसमें कि 16 राज्यसभा सीटें हैं और 40 लोकसभा की सीटें हैं। वहीं तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीट है और 39 लोकसभा सीट है। तमिलनाडु का उच्च न्यायालय मद्रास चेन्नई में है।
मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटें हैं 11 और लोकसभा सीटें हैं 29। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में। इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ है। कर्नाटक में 12 राज्यसभा सीटें हैं और 28 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक का उच्च न्यायालय कर्नाटक में है, बेंगलुरु में। गुजरात का उच्च न्यायालय गुजरात अहमदाबाद में है और 11 राज्यसभा सीटें हैं, 26 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटें हैं और राजस्थान का उच्च न्यायालय राजस्थान में है, जोधपुर में। जयपुर में खंडपीठ है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो 11 राज्यसभा सीटें हैं आंध्र प्रदेश में और 25 लोकसभा की सीटें हैं। अमरावती में उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश का। ओडिशा में 10 राज्यसभा सीटें हैं और 21 लोकसभा सीटें हैं और उच्च न्यायालय उड़ीसा कटक में है। वहीं केरल में 9 राज्यसभा सीटें हैं, 20 लोकसभा सीटें हैं और केरल का उच्च न्यायालय केरल में है, एर्नाकुलम में। तेलंगाना में 7 राज्यसभा सीटें हैं और 17 लोकसभा सीटें हैं। तेलंगाना का उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। झारखंड में 6 राज्यसभा सीटें हैं और 14 लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड का उच्च न्यायालय झारखंड में है, रांची में। असम में राज्यसभा की सीटें 7 हैं और 14 लोकसभा सीटें हैं। असम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। पंजाब में 7 राज्यसभा सीटें हैं, 13 लोकसभा सीटें हैं और पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय है पंजाब का। छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में उच्च न्यायालय है। हरियाणा में 5 राज्यसभा सीटें हैं और 10 लोकसभा सीटें हैं। पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ में है उच्च न्यायालय है इसका। उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटें हैं और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में है। हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटें हैं और 4 लोकसभा सीटें हैं। संबंधित उच्च न्यायालय भी हिमाचल प्रदेश में ही है, शिमला में। और अरुणाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है, ईटानगर में खंडपीठ है। गोवा में 1 राज्यसभा सीट है और 2 लोकसभा की सीटें हैं। बम्बई में गोवा का उच्च न्यायालय है। पणजी में खंडपीठ है। मेघालय में 1 राज्यसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं। मेघालय का उच्च न्यायालय मेघालय में है, शिलोंग में। मणिपुर में 1 राज्यसभा सीट है, 2 लोकसभा सीटें हैं। मणिपुर का उच्च न्यायालय मणिपुर में है, इम्फाल में। त्रिपुरा में 1 राज्यसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं। त्रिपुरा का उच्च न्यायालय त्रिपुरा में है, अगरतला में। नागालैंड में 1 राज्यसभा सीटें, 1 लोकसभा सीटें हैं और नागालैंड के उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है, कोहिमा में खंडपीठ है। सिक्किम में 1 राज्यसभा सीटें हैं और 1 लोकसभा सीटें हैं। सिक्किम का उच्च न्यायालय सिक्किम में है, गंगटोक में। मिजोरम में 1 राज्यसभा सीटें हैं और 1 लोकसभा सीटें हैं। मिजोरम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। आइजॉल में खंडपीठ है। तो ये तो थी राज्य की बातें, भारत के राज्य में लोकसभा राज्यसभा की सीटें और उससे संबंधित उच्च न्यायालय। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। अंडमान एवं निकोबार में लोग राज्यसभा की सीटें नहीं होती हैं। केंद्र सभा और लोकसभा में 1 सीटें हैं और अंडमान एवं निकोबार द्वीप का उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता में है और पोर्ट ब्लेयर में भ्रमणकारी खंडपीठ है। वहीं चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीट नहीं होती है वहाँ पे भी। पंजाब और हरियाणा यानी चंडीगढ़ में चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय है, पंजाब और हरियाणा में। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में 1 लोकसभा सीट, दादर और नागर हवेली में 1 लोकसभा सीट है और दमन और दीव में 1 लोकसभा सीट है और इसका उच्च न्यायालय, दोनों का ही उच्च न्यायालय जो है वो बम्बई में है। दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली का उच्च न्यायालय दिल्ली में ही है। लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीटें हैं और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय केरल में है, एर्नाकुलम में। पुदुचेरी में 1 राज्यसभा सीट है और 1 लोकसभा सीट है। पुदुचेरी का उच्च न्यायालय मद्रास में है, चेन्नई में, मद्रास की राजधानी चेन्नई में। जम्मू और कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटें हैं। जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर में ही है, श्रीनगर और जम्मू। लद्दाख में 1 लोकसभा सीटें हैं और लद्दाख का उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर में है, श्रीनगर और जम्मू, जो कि अब श्रीनगर और जम्मू है। आगे हम अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो उच्च न्यायालय के नीचे के सोपान क्रम पर स्थित सभी न्यायालयों को निम्नतम न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 का शीर्षक है अधीनस्थ न्यायालय। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 237 शामिल हैं। अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स। अधिकरण या न्यायाधिकरण न्यायालयों से मिलते जुलते निकाय होते हैं जो कि न्याय निर्णय यानी एडजुडिकेशन करते हैं।
सामान्यतः अधिकरण किसी भी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों और अन्य न्यायिक विवादों यानी क्वाशी जुडिशियल डिस्प्यूट्स का समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं। सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं क्योंकि उनके पास अधिकरणों को प्राप्त सभी शक्तियां होती हैं, लेकिन सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं। आगे हम संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानेंगे। तो मूल संविधान में अधिकरणों से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में अधिकरण नाम से एक नया भाग 14 क जोड़ा गया है, जिसमें दो अनुच्छेद 323 क और 323 ख शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 323 क का संबंध प्रशासनिक अधिकरणों से है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से है, जबकि 323 ख का संबंध अन्य विषयों से संबंधित अधिकरणों से है। आगे हम न्यायपालिका में नवाचार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत का अर्थ है कि लोगों का न्यायालय। ये एक ऐसा मंच होता है जहाँ पे विवादों को आपसी सहमति से या दोनों पक्षों में समझौता करार उसे डिक्री घोषित कर दिया जाता है। इससे सिविल अदालत की मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन शमनीय प्रवृत्ति के आपराधिक मामले का भी निराकरण किया जा सकता है। इसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश, जो कि प्रायः सेवानिवृत्त हो, वो करता है और कोई कोर्ट फीस नहीं होती है इसकी। लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक न्याय निर्णय अंतिम होगा। वह अनुच्छेद 226 के तहत भी उच्च न्यायालय में इसके फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। परिवार न्यायालय 1984 में गठित हुआ था। परिवार न्यायालय राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय से सलाह लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पारिवारिक विवादों जैसे कि तलाक, पारिवारिक झगड़े, नाबालिग बच्चों के संरक्षण, इस सारे विवादों हैं, इससे निपटान के लिए इनकी स्थापना की जा सकती है परिवार न्यायालय की। वहीं ग्राम न्यायालय की बात करें तो 2 अक्टूबर 2009 से कार्यरत ग्राम न्यायालयों के अंतर्गत 2 सालों तक की अधिकतम सजा वाले आपराधिक व अन्य सिविल मामलों का निपटारा होता है। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करती है। वही मोबाइल कोर्ट की बात करें तो मोबाइल कोर्ट एक वाहन है। मोबाइल कोर्ट एक वाहन के भीतर काम करता है। वाहन के भीतर न्यायालय का आवश्यक ढांचा उपलब्ध होता है। इसे पहियों पर न्याय यानी जस्टिस ऑन व्हील्स भी कहा जाता है। 2007 मेवात हरियाणा में प्रथम मोबाइल कोर्ट की स्थापना हुई थी। मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का विचार राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बात करेंगे हम। तो 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर लंबित मामले, विशेषतः आपराधिक प्रकृति के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए इनका गठन किया गया था फास्ट ट्रैक कोर्ट का। ई अदालत और आभासी अदालतें। ई अदालत की अवधारणा अत्यंत व्यापक है, जिसमें तकनीकी सेवाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा न्याय, दूरस्थ न्याय व अन्य सेवाएं शामिल हैं। हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में सहयोगात्मक पीठें हैं हरित अधिकरण का। आगे हम दलील सौदेबाजी और प्ली बर्नेनिंग के बारे में बात करेंगे। तो दलील सौदेबाजी के तहत किसी भी आपराधिक मामले का अभियुक्त इस शर्त पर अपना अपराध कबूल कर लेना होता है, जिससे दलील सौदेबाजी के तहत किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त इस शर्त पर अपना अपराध कबूल कर लेता है कि उसे निर्धारित से कम सजा दी जाएगी। ये समझौता बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच होता है। आगे हम बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों और जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा था। संविधान लागू होने के बाद की विकास यात्रा के बारे में हम जानेंगे अब। तो 2 अक्टूबर 1992 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता को ही भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी कहा जाता है। इस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने का मूल कारण जो था वो जन सहभागिता की उपेक्षा को माना व सुझाव दिया कि जन सहभागिता सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका पंचायती राज ही हो सकता है। इसलिए पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाना चाहिए।
सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिनियम पारित किया, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया था। इसके तुरंत बाद 11 अक्टूबर 1959 को ऐसे ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के शादनगर विकास खंड में शुरू की गई। पंचायती राज पर गठित समितियों के बारे में आगे हम जानेंगे। तो इन समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989 के लोकसभा चुनाव के पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का 64वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करना चाहते थे, लेकिन वो राज्यसभा में अपेक्षित बहुमत हासिल नहीं कर पाए। आगे यही विधेयक 73वें संविधान संशोधन का आधार बना। तो आगे हम समिति और उन जो सिफारिशें हैं, जो उन्होंने सुझाव दिया सिफारिशें की, उनके बारे में जानेंगे। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में हुई, इसका सिफारिश त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव था। अशोक मेहता समिति की सिफारिश त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव था। GV.K. राव समिति की सिफारिश जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव था। और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की सिफारिश पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए इस तथ्य को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत संविधान के भाग 9 को पुनः जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 243 था। भाग 9 का शीर्षक है पंचायतें, और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 अंगा यानी ओ तक है। ये 243 से 243 ओ तक। इसके अलावा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें कि पंचायतों के लिए निर्दिष्ट 29 विषयों की सूची दी गई। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे पंचायतों का गठन, जिसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 243 के बी में दिया हुआ है। 243 बी में कि प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। मध्यवर्ती पंचायत का गठन उन राज्यों में किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक हो। पंचायतों की संरचना के बारे में आर्टिकल 243 सी में दिया हुआ है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संदर्भ में उपबंध कर सकता है। तो पंचायतों की संरचना क्या है, ये स्तर के बारे में जानेंगे। संरचना, अधिकारी और निर्वाचन के बारे में हम बात करेंगे। ग्राम स्तर की संरचना है ग्राम पंचायत। अधिकारी होता है ग्राम पंचायत का प्रधान, मुखिया और सरपंच। निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट निर्वाचन होता है राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से। खंड स्तर के बारे में बात करें यानी ब्लॉक स्तर पे, तो इसकी संरचना क्षेत्र पंचायत होता है। खंड स्तर ब्लॉक जो है वो क्षेत्र पंचायत होता है और इसका अधिकारी प्रमुख होता है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। जिला स्तर में जिला पंचायत होता है, अधिकारी अध्यक्ष या चेयरमैन होता है और निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। इसके बाद स्थानों का आरक्षण आर्टिकल 243 डी में दिया हुआ है। अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्या प्रावधान दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे। जितने भी तरह के आरक्षणों में स्थान चक्रानुक्रम यानी रोटेशन पद्धति से आवंटित किए जाएंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से कम 1/3 स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण देने की उपयुक्त व्यवस्था ग्राम और अन्य स्तर के लिए भी की जाएगी। पदों में आरक्षण के संदर्भ में राज्य की कुल जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा, जो कि स्थानों के आरक्षण के संबंध में पंचायत स्तर की कुल जनसंख्या के आधार से अलग है। अब आगे हम अवधि के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 243 ई में दिया हुआ है। प्रत्येक पंचायत यदि किसी विधि के अधीन कार्यालय से पहले विघटित नहीं की जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी। विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव करा लिया जाएगा। फिर से 6 महीने के अंदर ही फिर से चुनाव करा लिया जाएगा।
राज्य वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 243 आई में दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। हर 5 साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 243 के में दिया हुआ है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन और अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, यानी राज्यपाल द्वारा जो नियुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं रीति और आधार पर हटाया जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। पंचायत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। क्या होती है? 21 वर्ष होती है। अब आगे हम पंचायतों से संबंधित अन्य अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, जो कि हम एक नज़र में देखने वाले हैं। आर्टिकल 243 परिभाषाएं हैं। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में दिया हुआ है। 243 एफ में सदस्यता के लिए निहर्ताएं हैं। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में दिया हुआ है। 243 एच में प्रावधान है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। 243 जे में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा है। 243 एल में जो विषय वस्तु है 243 एल में वो है संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना। 243 एम में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना है। 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना है। 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है 243 अंग में। तो ये पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद थे। अब आगे हम बात करेंगे नगर पालिकाओं के बारे में। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9 क जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9 क जोड़ा गया, जिसका शीर्षक है नगर पालिकाएं। इसमें अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक शामिल है। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें कि नगर पालिकाओं के लिए निर्दिष्ट 18 विषयों की सूची दी गई है। तो अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत आर्टिकल 243 क्यू के अंतर्गत नगर पालिकाओं के 3 स्तरों की चर्चा की गई है। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर निगम। नगर पंचायत जो है ये संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है। नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है। नगर पालिका परिषद इन्हें छोटे शहरों में गठित किया जाता है और नगर निगम का गठन बड़े शहरों या महानगरों में किया जाता है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। तो आगे हम नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद को जानने वाले हैं। तो ये सारे जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ये नगर पालिका से संबंधित आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 243 पी में परिभाषाएं दी हुई है नगर पालिका की। 243 क्यू में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में दिया हुआ है। 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना दी हुई है। 243 एस में वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना दिया हुआ है। 243 टी में स्थानों का आरक्षण दिया हुआ है। 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि आदि के बारे में दिया हुआ है। 243 बी में सदस्यता के लिए निहर्ताओं के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 243 डब्ल्यू में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 243 एक्स में नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उसकी निधियों के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 243 वाई में वित्त आयोग के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 243 जेड में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 243 जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 243 जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना इसके बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 243 जेड सी में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना है। आर्टिकल 243 जेड जी जिला योजना के लिए समिति है। आर्टिकल 243 जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति है। आर्टिकल 243 जेड एफ में विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना है। आर्टिकल 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। आगे हम संविधान का संशोधन के बारे में बात करेंगे। तो संविधान का जो संशोधन होता है, अगर हम साधारण बहुमत से बात करें, सिंपल मेजॉरिटी से, तो ऐसे संशोधन के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त है। ऐसे उपबंधों का संशोधन संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है।
जैसे कि नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन। वहीं स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में बात करें तो जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से है उन्हें छोड़कर के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले शेष सारे उपबंध इसी वर्ग में शामिल होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी में। इसमें विधेयक को सदन की कुल संख्या का बहुमत हासिल होना चाहिए और प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगर हम संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन से पारित होने वाले विधेयक के बारे में बात करें तो इस प्रकार के संशोधन का संबंध संघात्मक ढांचे से है। आर्टिकल 368 के सेकंड के अनुसार इसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का संकल्प यानी रिजोल्यूशन पारित करके उसे अनुसमर्थन दिया जाएगा, जैसे कि आर्टिकल 54, 55, 73, 162 और 241 में किया जाने वाला संशोधन। इसके बाद हम संविधान संशोधन की सख्ती पर लागू सीमाओं के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला के बारे में बात करें जो कि 1951 में हुआ था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था यदि आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन किया जाता है तो वो आर्टिकल 13 के 2 के अधीन विधि नहीं माना जाएगा। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का मामला जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था आर्टिकल 368 के अधीन संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामले में आर्टिकल 368 के तहत संसद मूल अधिकारों को छीन या फिर न्यून नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 मामले में संसद आर्टिकल 368 के अधीन बिना संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन या फिर अतिक्रमण कर मूल अधिकारों या फिर किसी भी अन्य भागों में संशोधन कर सकती है। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था इन मामलों में। अगला जो मामला है वो है मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 368 में जोड़े गए खंड 4 और खंड 5 को अवैध घोषित कर न्यायिक पुनरीक्षण को संविधान का आधारभूत लक्षण माना है। वामन राव बनाम भारत संघ 1981 का जो मामला है इसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है केशवानंद भारती केस की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए किसी भी अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे के आधार पर समीक्षा या खारिज किया जा सकता है। आगे हम संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित पिछड़े वर्गों के आरक्षण को जो कि शिक्षण संस्थाओं में था इसको वैध करना व संपत्ति के अधिकार को सीमित कर भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्ति करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। इसके बाद जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन 4 श्रेणियों में बटे राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा मूल अधिकारों 12, 19 और आर्टिकल 31 इसके उल्लंघन के आधार पर भी कानून को अवैध नहीं माना जाएगा अगर राज्य आर्टिकल 39 ख और 39 ग में वर्णित नीति निदेशक तत्वों की प्राप्ति के लिए कानून बनाता है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटा करके 20 कर दिया गया। इसके बाद 34वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भू सुधार अधिनियमों को संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्ति के लिए 9वीं अनुसूची में प्रवेश किया गया। इसके बाद फिर से संशोधन किया गया 1974 में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर और अखंडता
यानी इंटीग्रिटी जोड़े गए, और साथ ही संविधान में एक नया आर्टिकल 51 का अंत स्थापित कर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 करके इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह किया गया, जिसके लिए मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य किया गया। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन सिर्फ तभी किया जा सकेगा जब आपात उद्घोषणा का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो। साथ ही अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकेगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत, जो कि अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकारों को विलोपित कर दिया गया था, उसको एक नया अनुच्छेद 300 क में जोड़ करके सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत साधारण चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत अनुच्छेद 338 का संशोधन कर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर बनाया गया और दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ला करके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा व 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा व 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 45 में परिवर्तन व अनुच्छेद 51 क में नया मूल कर्तव्य व 21 क जोड़ करके 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया। 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत संविधान संशोधन में कुछ बदलाव किए गए, जैसे कि सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके बारे में आर्टिकल 19 में दिया है। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति निदेशक सिद्धांत को जोड़ा गया, आर्टिकल 43 ख में है। सहकारी समितियां नाम से नया खंड 9 ख जोड़ा गया, ये आर्टिकल 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है इसके बारे में प्रावधान। इसके बाद 98 अमेंडमेंट एक्ट 2012 के तहत कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करने के लिए संविधान में आर्टिकल 371 जे को शामिल किया गया। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में, जिसमें कि भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण हुआ। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत वस्तु और सेवा कर अधिनियम के माध्यम से आर्टिकल 248, 249, 250, 268, 270, 271, 286, 360 और 368 में और 6वीं और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 123वें संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 130वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1/4 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत 25 जनवरी 2019 को लागू हुए इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 से बढ़ा करके 80 साल यानी 10 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया, जबकि आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया। हालांकि वर्तमान लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के विघटन और इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित बने रहेंगे।
इसके बाद आगे हम राज्यसभा संवैधानिक उपबंध के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा के बारे में है। आर्टिकल 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति है। आर्टिकल 345 में राज्य की राज्यसभा या राजभाषा के बारे में दिया है। आर्टिकल 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच में पत्र आदि की राजभाषा के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 347 में किसी राज्य की जनसंख्या या किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 348 में न्यायालयों या जो कि उच्चतम और उच्च दोनों ही न्यायालयों की भाषा का उपबंध है। आर्टिकल 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उपबंध है। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कि भाषा संबंधित है, इसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन विभिन्न संशोधनों के बाद अब इनकी संख्या सिर्फ 22 हो गई है, यानी सिर्फ 22 भाषाएं हो गई हैं। 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन करके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन करके डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। आगे हम संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी भाषाएं शामिल है जो कि 8वीं अनुसूची में है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। तो ये 22 भाषाएं जो हैं वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अभी तक तमिल जो कि 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। अब आगे हम संघ की राजभाषा के बारे में बात करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा जो कि देवनागरी लिपि में इसको स्वीकार किया गया है और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 343 सेकंड के अनुसार व्यवस्था की गई है कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 सालों की अवधि तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। आर्टिकल 343 थर्ड में संसद को शक्ति दी गई है कि वो विधि बना करके 15 सालों के बाद भी अंग्रेजी भाषा और अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को शासकीय प्रयोजनों में प्रयोग करें। प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं हैं निर्वाचन आयोग, जिसके बारे में जो कि संविधान के भाग 15 में दिया है, जिसके बारे में प्रावधान है आर्टिकल 324 से 329 तक। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि संसद व राज्य विधानमंडलों के चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है। वर्तमान चुनाव आयोग 3 सदस्यीय, एक मुख्य निर्वाचन और 2 निर्वाचन आयुक्त 3 सदस्यीय संस्था है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्षों की उम्र तक जो भी पहले हो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन या फिर प्रादेशिक आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची व आचार संहिता यानी कि राजनीतिक दलों के लिए तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह प्रदान करना और चुनाव करवाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों के लिए संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब प्रदान किया जाता है जब उसे लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो और इसके साथ उसे किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हुई हों या उसे लोकसभा में सीटों की संख्या की 2% सीटें मिली हो और ये सदस्य अलग अलग 3 राज्यों से चुने गए हों या यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता हो। ये चीज़ें प्रदान किया जाता है।
आगे हम भारत का नियंत्रक और महालेखा के बारे में बात करेंगे, महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में, जिसके बारे में संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है और इसका प्रावधान आर्टिकल 248 से 151 तक है, 148 से 151 अनुच्छेद तक। कैग एक संवैधानिक पद होता है जो लोक वित्त का संरक्षक और लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो चुका हो। वो भारतीय नागरिक हो, जो लोक वित्त का विशेषज्ञ हो और लोक सेवक जो कि 10 वर्ष न्यूनतम हो, कैग बन सकता है। कम से कम 10 वर्ष हो लोक सेवक। ये योग्यता संसद द्वारा निर्धारित है। कैग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। कैग का नियंत्रण केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर होता है। कैग का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है और सेवानिवृत्ति के बाद वो भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण करने का पात्र नहीं होगा, जिसके बारे में आर्टिकल 148 के 4th में दिया हुआ है। कैग सरकारी कंपनियों, प्राधिकरण व निकाय जो कि केंद्र व राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करा हो और अन्य निगमों या निकायों यानी विधि और संबद्ध नियमों के तहत अन्य निगमों या निकायों का भी लेखा परीक्षण कर सकता है। कैग विनियोग, वित्त व सरकारी उपक्रमों का लेखा परीक्षण कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। कैग लोक सेवा समिति की बैठक में भाग लेता है और उसे इस समिति की मित्र और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। आगे हम वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में संविधान के भाग 12 में दिया गया है, आर्टिकल 280 में जिसका प्रावधान है कि वित्त आयोग जो कि संवैधानिक निकाय है, जिसके बारे में आर्टिकल 280 में दिया है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः प्रत्येक 5 सालों पर केंद्र व राज्यों के मध्य करों के वितरण आदि के लिए किया जाता है। ये एक अर्ध न्यायिक सलाहकारी निकाय है। ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या समकक्ष योग्यता का हो या आर्थिक विशेषज्ञ हो, इसका सदस्य बन सकता है, जबकि अध्यक्ष को लोक मामलों का ज्ञात होना आवश्यक है। ये एक 5 सदस्यीय निकाय है, यानी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो कि इसे संसद के समक्ष रखवाता है। आगे हम संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में संविधान के भाग 14 में दिया है, आर्टिकल 315 से 323 तक। तो क्या दिया है? संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों से मिलकर के बनता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। आयोग के आधे सदस्यों को केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन न्यूनतम 10 सालों का कार्य अनुभव होना चाहिए। इनकी सदस्य संख्या को राष्ट्रपति व राज्यपाल समय समय पर निर्धारित करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य 6 साल और 65 वर्षों की आयु तक, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य 6 वर्षों या 62 वर्षों की आयु तक पद धारण करते हैं। संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता है, जबकि कदाचार व दुर्व्यवहार के आधार पर हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच व सलाह, जो कि बाध्यकारी होते हैं, वो आवश्यक है, जांच और सलाह। इन आयोगों का कार्य केंद्र व राज्य स्तर पर लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षा प्रक्रिया व पाठ्यक्रम, पदोन्नति व अनुशासनात्मक मामलों में सरकार को सलाह देना है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर संसद अधिनियम पारित कर संयुक्त राज्य सेवा आयोग का गठन कर सकती है, आर्टिकल 315 के तहत, जिसकी सेवा शर्तें, नियुक्ति, बर्खास्तगी राष्ट्रपति करता है। इसके सदस्य 6 साल या 62 वर्षों की आयु तक पद धारण करते हैं। आगे हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में संविधान के भाग 6 में दिया है, आर्टिकल 338 में, भाग 16 में दिया हुआ है, आर्टिकल 338 में। ये एक 5 सदस्यीय, जिसमें कि अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, संवैधानिक निकाय है। इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न, अत्याचार वाले मामले या विधायन संबंधी मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसे सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होती हैं। साथ ही अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का निरीक्षण व इससे संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना इसका दायित्व होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसके बारे में संविधान के भाग 6 के आर्टिकल 338 क में दिया हुआ है, जिसको कि जोड़ा गया है 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। संविधान में आर्टिकल 338 क को जोड़ करके इसका गठन किया गया है। ये भी 5 सदस्यीय संवैधानिक निकाय है। अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
आयोग अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न अत्याचार में स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसे भी सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यकाल भी हैं। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना इसका दायित्व होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 ख स्थापित 123वां संविधान संशोधन विधेयक करके राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पहली बार उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा 1993 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। अन्य संस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव जारी करके नीति आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग का स्थान लिया है। नीति आयोग जिसमें कि जो कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है, इस आयोग में एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देश व परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन व ग्राम स्तर पर योजना से लेकर के सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। तो आगे हम नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना को देखने वाले हैं, जिसमें कि अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बारे में हम जानेंगे। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना को हम जानने वाले हैं, जिसमें कि नीति आयोग में अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, गवर्निंग काउंसिल अध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य और पूर्णकालिक सदस्यों के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं नीति आयोग में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा जो नामित हों। उपाध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा जो नियुक्त किया जाएगा। सदस्य होंगे पूर्णकालिक। अंशकालिक सदस्य होते हैं अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध व अन्य संस्थाओं से अधिकतम 2 सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं। मुख्य कार्यकारी जो होते हैं यानी सीईओ नीति आयोग में, वो केंद्र के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। कार्यकाल निश्चित होता है उनका। आगे हम राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय होता है। ये न कि संवैधानिक होता है और न ही सांविधिक होता है, जिसका प्रमुख कार्य योजना निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग पाना था। वर्तमान में योजना आयोग के समाप्त होने के कारण इसकी प्रासंगिकता कम हो गई है और नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल को इसका उत्तराधिकारी माना जा रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का। कैट केंद्र प्रशासनिक अधिकरण संविधान का अनुच्छेद 323 का संसद को प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की शक्ति देता है। 323 का, और ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अध्यक्ष 5 सालों के लिए या फिर 65 वर्ष जबकि अन्य जो सदस्य हैं वो 62 वर्षों तक पद धारण करते हैं, और जो अध्यक्ष हैं वो 5 सालों तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ये केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों से जुड़े मामले देखता है। इसकी अधिकारिता सशस्त्र बलों के सैन्य क्षेत्रों में कार्यरत संसद सचिवालय व सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के अधिकारियों या कर्मचारियों तक नहीं होता है। इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है और कुल 18 पीठें वर्तमान में कार्यरत हैं। अनुच्छेद 323 क संसद को, जबकि अनुच्छेद 323 ख संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को अपनी अधिकारिता के भीतर अधिकरण बनाने की अनुमति देता है। आगे हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जानने वाले हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक सांविधिक स्वायत्त निकाय के रूप में इसका गठन संसदीय अधिनियम में हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। मानवाधिकार संरक्षण जिसमें संशोधन हुआ अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जो कि हैं ये अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा। 1993 में 2 व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया जाता है, जबकि 2019 के अधिनियम के अनुसार 3 व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया जाएगा। इनमें से एक सदस्य अनिवार्यतः महिला होनी चाहिए, एक सदस्य महिला होनी चाहिए। 1993 के अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों तक या 70 वर्षों जो भी पहले हो। इसके स्थान पर वर्तमान अधिनियम के अनुसार 3 वर्षों या 70 वर्षों जो भी पहले किया गया हो वो हो चुका है। इस आयोग में निम्न 7 आयोगों के अध्यक्ष पदेन मानद सदस्य के रूप में होंगे, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त हैं।
आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने के लिए 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नोडल मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय है। जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। ये एक बहुसदस्यीय संस्था जिसमें कि एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सचिव सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 3 सालों का होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये एक बहुसदस्यीय जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त है, जिसकी ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा समिति के आधार पर की जाती है, जिसमें कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष नेता हो, इसके आधार पर। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों या 65 वर्षों, जो भी पहले हो चुका हो तब तक होता है। अपने कार्यकाल के बाद ये केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। कदाचार व अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। आयोग सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता उन्नत करने व भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करता है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 लोकहित में गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। आगे हम केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में जानेंगे। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, जो कि एक मुख्य सूचना आयुक्त व अधिकतम 10 सूचना आयुक्त, इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति, जिसमें कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री होता है, इनकी सिफारिश पर करता है। आरटीआई नियम 2019 के तहत 2019 के अनुसार सीआईसी और आईसीजी केंद्र व राज्य स्तर पर इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसके साथ ही सीआईसी और आईसीजी का वेतन केंद्र व राज्य स्तर पर 2,50,000 और 2,25,000 होगा। नागरिकों को समय सीमा में सूचना प्रदान करने के लिए उन्हें सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी और उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत कदाचार व असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। आगे हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में बात करेंगे। 1993 में अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को 2014 में इनके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिसका काम संघ और राज्यों के अल्पसंख्यकों की प्रगति का मूल्यांकन व सुरक्षा उपायों की निगरानी आदि करना होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदाय से होना आवश्यक होता है। भारत का विधि आयोग, ये एक गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में कानूनों में सुधार और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विधि आयोग का गठन होता है। 21वें विधि आयोग का, जो कि 1 सितंबर 2015 से 31 अगस्त 2018 तक के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलवीर सिंह चौहान थे। क्षेत्रीय परिषद, एक क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के मध्य संवाद के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। वर्तमान में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण व मध्य क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष व बारी बारी से मुख्यमंत्री उपसभापति का पद धारण करते हैं। ये सलाहकारी निकाय हैं। लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसी क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं है। आगे हम पूर्वोत्तर परिषद के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रीय परिषद के बाद तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्रीय परिषद का गठन 1971 में अधिनियम के द्वारा किया गया। 1971 में एक अधिनियम के द्वारा किया गया। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष व 3 सदस्य शामिल होते हैं। आगे हम अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से आर्टिकल में कौन सा उपबंध दिए गए हैं। आर्टिकल 370 के बारे में आप सभी बखूबी जानते होंगे। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 क में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 ख में असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 ग में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 घ में आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 अंग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है। आर्टिकल 371 च में सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 छ में मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 ज में अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 झ में गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान है और आर्टिकल 371 य में कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान है।
अब आगे हम भारतीय संविधान के विभिन्न भाग और विषय के बारे में अब हम जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भाग। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, जिससे संबंध अनुच्छेद है 101 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है, जिससे संबंधित आर्टिकल है 5 से 11। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में दिया गया है, जिससे संबंधित आर्टिकल है 12 से 35। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 36 से 51 तक है। संविधान के भाग 4A और 4क में मूल कर्तव्य के बारे में है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 52 से 151 तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य के बारे में आर्टिकल 51A या 51क में दिया हुआ है। संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में है, जिसमें कि कई अध्याय हैं। अब संघ के बारे में दिया गया है, जिसके बारे से संबंधित आर्टिकल है 52 से 151। अध्याय 1 में कार्यपालिका है, जिसका संबंध है आर्टिकल 52 से 78। अध्याय 2 में संसद है, जिससे संबंधित आर्टिकल से 79 से 122। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, जिससे संबंधित आर्टिकल्स हैं 123। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका है, जिसका आर्टिकल है 124 से 147। अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 तक है। इसके बाद संविधान के भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 152 से 157 तक है, जिसमें कई सारे अध्याय हैं। अध्याय 1 में साधारण है, जिसका आर्टिकल है 152। अध्याय 2 में कार्यपालिका के बारे में दिया गया है, जिससे संबंधित अनुच्छेद है 153 से 167। अध्याय 3 में राज्य की विधानमंडल के बारे में है, जिससे संबंधित अनुच्छेद है 168 से 212। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में दिया हुआ है, जिससे संबंधित आर्टिकल है 213। अध्याय 5 में राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में है, जिससे संबंधित आर्टिकल्स हैं 214 से 232। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है, जिससे संबंधित आर्टिकल है 233 से 237। संविधान के भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान यानी 7वां संशोधन हुआ था। इस अधिनियम है 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्ती। इसके बाद संविधान का भाग 8वां है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, जिससे संबंधित आर्टिकल्स हैं 239 से 242। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज्य के बारे में है, पंचायतें के बारे में, जिससे संबंधित आर्टिकल्स हैं 243 से 243O तक, 243 अंगत तक। संविधान के भाग 9 इसके बाद ए जोड़ा गया था अमेंडमेंट करके, जिसमें कि नगर पालिकाओं को जोड़ा गया, नगर पालिकाएँ आई, जिससे संबंधित आर्टिकल्स हैं 243P से 243ZG यानी 243 त से 243 य छ। संविधान के भाग 9B में यानी एक और अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, जिसमें कि सहकारी समितियों को जोड़ा गया था, जिससे संबंधित आर्टिकल्स हैं 243ZH से 243ZT यानी 243 य ज से 243 य न। संविधान के भाग 10वें में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में दिया गया है, जिससे संबंधित आर्टिकल्स हैं 244 से 244A तक अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध दी गई है, जिससे संबंधित आर्टिकल्स हैं अनुच्छेद 245 से 263 तक दिया है। इसमें कई सारे अध्याय हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध में। अध्याय पहले में विधायी संबंध है, जिसमें 245 से 255 आर्टिकल्स हैं। अध्याय दूसरे में प्रशासनिक संबंध है, जिससे संबंधित आर्टिकल्स है 256 से 263। इसके बाद संविधान में के भाग 12वें में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद दिया गया है, जिससे संबंधित आर्टिकल्स हैं 264 से 300A तक। इसमें भी कई अध्याय हैं, अध्याय 4 हैं। पहले अध्याय में वित्त है, जिसके बारे में आर्टिकल 264 से 291 तक दिया है। अध्याय 2 में ऋण लेना है, जिसके बारे में आर्टिकल 292 से 293 तक दिया है। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद हैं, जिसके बारे में अनुच्छेद 294 से 300 तक है। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है, जिसको कि 300A में डाला गया है, 300क में जोड़ दिया गया है। इसके बाद संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यवहार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में दिया गया है, जिससे संबंधित आर्टिकल से 301 से 307। संविधान के भाग 14वें में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जिसके बारे में 308 से 323 तक अनुच्छेद में दिया है। संघ और राज्यों की अधीन सेवाओं में कई भाग हैं, अध्याय हैं। अध्याय पहले में सेवाएं हैं, जिसके बारे में 308 से 314 तक में दिया है। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग के बारे में दी गई है, जिसके बारे में चर्चा है आर्टिकल 315 से 323 तक। संविधान के भाग 14A में
जिसमें अमेंडमेंट करके जोड़ा गया अधिकरण को। अधिकरण में आर्टिकल संबंधित है 323 ए से 323 बी यानी 323 क और ख। इसके बाद संविधान के भाग 15 में निर्वाचन है। निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल्स है 324 से 329 ए तक। संविधान के भाग 6 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है, जिसके बारे में 330 से 342 तक प्रावधान है। आर्टिकल संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में दिया है, जिसमें कि 343 से 351 तक आर्टिकल्स हैं। इसमें कई सारे अध्याय हैं। अध्याय 1 में संघ की भाषा है, जिसका संबंध है 343 और 344 आर्टिकल से। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 345 से 347 तक दिया है। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा है, जिसके बारे में आर्टिकल 348 और 349 में दिया है। अध्याय 4 में विशेष निर्देश है, जिसके बारे में आर्टिकल 350 और 351 में है। आर्टिकल संविधान के भाग 18वें में आपात उपबंध है, जिसके बारे में आर्टिकल 352 से 363 तक दिया है। संविधान के भाग 19वें में प्रकीर्णन के बारे में दिया है, जिसका बारे में आर्टिकल जो है 361 से 367 तक है। संविधान के भाग 20वें में संविधान का संशोधन किया हुआ है, जिसके बारे में आर्टिकल 368 में है। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, जिसकी चर्चा 369 से 392 तक आर्टिकल में है। संविधान के भाग 22वें में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में दिया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 369 से 395 तक है। अब एक इम्पोर्टेंट नोट है, भाग 7वें में भाग ख वाले राज्यों से संबंधित और भाग 9वें में भाग घ वाले राज्यों से संबंधित को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित यानी रिपील कर दिया गया था। आगे चल कर के भाग चौथा क और भाग 14 क का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया। भाग 9वें को 73वें संविधान संशोधन 1992 और भाग 9 क को 74वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ा गया, जबकि 9 ख को 97th अमेंडमेंट एक्ट 2012 द्वारा शामिल किया गया। अब ये तो भाग हो गए। अब हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल्स के बारे में। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण है। आर्टिकल्स 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण है। इसके बाद अमेंडमेंट करके 21 क में जिससे कि शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया था। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 32 में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रीट सहित उपचार है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक सेवा की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया जाएगा। अनुच्छेद 39 ख यानी 39 बी में समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण है। अनुच्छेद 39 ग यानी सी में अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु निर्देश है। अनुच्छेद 43 ए यानी 43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना है। अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहित करना है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश है। अनुच्छेद 45 में 6 सालों से कम आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बनाने के लिए निर्देश है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्ध संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए निर्देश है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए निर्देश है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए निर्देश है। अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य है।
अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडावदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों को नियुक्ति करेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगी, जिसके बारे में अनुच्छेद 75 में दिया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी हुई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडावदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में दिया है। 161 में अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन दिया हुआ है। आर्टिकल 200 में विधेयकों पर अनुमति है। आर्टिकल 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति दी हुई है। आर्टिकल 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। आर्टिकल 226 में आर्टिकल 239 ए यानी क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्तियां हैं। आर्टिकल 262 में अंतर्राष्ट्रीय नदियां या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन है। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। आर्टिकल 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना है। 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान है। 280 में वित्त आयोग के बारे में है। 300 में वाद और कार्यवाहियां दी हुई हैं। इसके बाद अमेंडमेंट करके 300 के संपत्ति का अधिकार जोड़ दिया गया। 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावनतन किया जाना है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं दी हुई हैं। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। 320 में लोक सेवा आयोगों के कृत्य के बारे में है। 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे दी हुई हैं। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति दी हुई है। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी हुई है। अनुच्छेद 352 में आपात की घोषणा, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव दिया है। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया है। 370 अभी निरस्त है। तो भाग और आर्टिकल्स के बाद हम आते हैं शेड्यूल पे। तो अब हम अनुसूचियों के बारे में जानने वाले हैं। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, टेरिटरीज के बारे में, जिससे संबंधित आर्टिकल्स अभी मैंने आपको बताया कि 1 और 4 हैं। ये आप देखते चलिएगा, ये मैं 2 बताने चलूँगी क्योंकि आर्टिकल्स मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ इससे पहले के चार्ट में। दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े प्रावधान हैं। भारत के राष्ट्रपति के पेंशन के बारे में, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सारे के वेतन, भत्तों और पेंशन के से जुड़े प्रावधान दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है। वहीं तीसरी अनुसूची में इसमें निम्नलिखित पदाधिकारी
अभ्यर्थी और सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों यानी अफर्मेशंस के प्रारूप दिए गए हैं। तो ये पदाधिकारी हैं संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, राज्य विधानमंडल के चुनावों के अभ्यर्थी, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संसद के चुनाव के अभ्यर्थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के मंत्री और राज्य विधानमंडल के सदस्य। इन सारे लोगों के ओथ्स और अफर्मेशन के प्रारूप हैं तीसरी अनुसूची में। फोर्थ शेड्यूल में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल विषय हैं। मूल संविधान में इन सूचियों में 97, 67 और 47 विषय थे, पर अब 100 संघ सूची, 61 विषय राज्य सूची में और 52 समवर्ती सूची में विषय हैं। और 7th अनुसूची में आर्टिकल 246 है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। वर्तमान में ये 22 भाषाएं हैं, जो कि मूल संविधान में 14 थी। तो ये 22 भाषाएं हैं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारे 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली को 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। तो 8वीं जो अनुसूची है उसमें आर्टिकल है 344 फर्स्ट और 351। 9वीं अनुसूची में इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है। और 9वीं अनुसूची को इसका उद्देश्य ये था कि भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनिमयों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसमें वर्तमान में 284 प्रविष्टियां हैं, जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में, जो कि 1981 में हुआ था, उससे यह स्पष्ट कर दिया है कि 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची के शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 9वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 31 ख, 31B। इसके बाद 10वीं अनुसूची में दल बदल यानी डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहत्ता के संबंध में उपबंध है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। 10वीं अनुसूची से संबंधित आर्टिकल्स हैं 102 सेकेंड और 191 सेकेंड। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इससे संबंधित आर्टिकल्स हैं 243G यानी 6। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं यानी म्यूनसिपैलिटीज़ की शक्तियां और जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें 18 विषय हैं 12 अनुसूची में। और इस अनुसूचियों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची से संबंधित आर्टिकल्स हैं 243W ब। इसके बाद कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इंडियन पॉलिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स, जो कि दृष्टि द विजन से मैं कवर कर रही हूँ, वो लास्ट वीडियो होगा। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।